चलो आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी के नीति विषयक विचारों को देखेंगे। नीति मानव जीवन की सफलता एवं शांति का आधार है। यही कारण है कि बिहारी ने अपनी नीति संबंधी दोहे में लोक व्यवहार के आधार पर पर्याप्त शिक्षा दी है। दूसरे शब्दों में हम इन्हें अनुभूति का भंडार कहते हैं। बिहारी के लोकानुभव का ज्ञान बहुत बड़ा हुआ था। इनके बहुत से दोहे हमें उनके मानव प्रकृति, दर्शन, ज्योतिष्य, गणित, वैद्यक आदि के ज्ञान का परिचय कराते हैं। रति, शोक, भक्ति आदि भावों का उन्होंने सजीव वर्णन अपने दोहों के अंतर्गत किया है। वे रसिक होने के नाते उनकी प्रवृत्ति रति भाव में अधिक रही है। मानव प्रकृति के संबंध में बिहारी का स्पष्ट मत था कि मानव प्रकृति पर उसके जन्मजात संस्कारों का ही प्रभाव पड़ता है। चाहे कितना भी प्रयत्न किया जाए, इस जन्मजात प्रवृत्ति को उससे अलग नहीं किया जा सकता। बिहारी के दोहों में पर्यवेक्षण के दृष्टि से बड़ी सूक्ष्म और पैनी है। वह जो भी वस्तु देखते हैं, जिस किसी का भी निरीक्षण करते हैं, उसकी तह तक पहुंच जाते थे और अवसर मिलने पर अपने भावों को पाठकों के गले के नीचे उतरने में उसकी सहायता लेते थे। इससे बिहारी के नीति विषयक विचारों को, दोहों को देखना यहीं पे अनिवार्य होता है। एक एक दोहा उनका ओजस्विता से भरा हुआ है। ओजस्विता के साथ गागर में सागर भरने की जो शब्द शक्ति है उनके पास, वो शब्द शक्ति उनके दोहों के अंतर्गत हमें स्पष्ट झलकते हुए दिखाई देती है। उस नीति विषयक दोहों के अंतर्गत या विचारों के अंतर्गत उनका पहला दोहा अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाय बौराय, यही पाय बौराय। यहाँ इस दोहे के अंतर्गत पहला कनक और दूसरा कनक अलग अलग है। बिहारी दोनों कनक के अर्थ अलग अलग रूप में बतलाते हुए दोनों की मादकता को यहीं पे बतलाने का काम करते हैं। एक कनक से दूसरा कनक अधिक नशीला है, अधिक मादक है, अधिक नशा में चढ़कर मनुष्य को मटिया मेट कर देता। इसी प्रकार की संकल्पना उनकी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका। एक कनक से दूसरा कनक 100 गुणों से अधिक है। ये विचार उनकी पहली पंक्ति के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। यहाँ पहला कनक है सोना, कनक कनक, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे का बीज। भाई इन दो अर्थों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की मादकता है। कनक कनक ते, एक कनक से दूसरा कनक 100 गुणों से मादक है, नशीला है। क्यों? तो
मनुष्य ज्यादा सोना, ज्यादा गहना, ज्यादा कनक होने से भी पागल हो जाता है। यही खाए बौराय, यही पाए बौराय। अगर मनुष्य धतूरे का बीज खाता है तो पागल हो जाता है। अगर मनुष्य ज़्यादा सोना पाता है तो उसे ठीक से चैन की नींद आती नहीं है। रात में अपनी कुंजियों को टटोलता रहता है। उसके दिमाग में हमेशा के लिए उस कनक को लेकर ही विचार रहता है। इसलिए बिहारी इस दोहे के अंतर्गत कहते हैं कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौरा यही पाए बौराय। धतूरे का बीज खाने से मनुष्य पागल हो जाता है और सोना ज़्यादा अपने पास रखने से भी तिजोरियों की तालियों चाबियों को लेकर या उस तिजोरी की चाबियों को टटोलता हुआ मनुष्य नशा के अंतर्गत अधिक धुंध रहता है। ये कहने का मतलब यह है कि धन की अधिकता भी मनुष्य को मद के अंतर्गत लाती है और धतूरे का बीज खाने से भी मनुष्य को नशा चढ़ सकती है। ये दोनों प्रकार की नशा मनुष्य के कनक कनक की वजह से होती है। एक कनक यहाँ पे इस दोहे के अंतर्गत सोना है, दूसरे का शब्द का अर्थ यहीं पे धतूरे का बीज है। सोना ज़्यादा पाने से भी मनुष्य पूरी तरह से मदहोश हो जाता है या उसे किसी प्रकार की ख्यालात नहीं होती, वो पूरी तरह से अपने विचारों के अंतर्गत डूबता हुआ महसूस होता है। और दूसरा, धतूरे का बीज खाने से मनुष्य बौखला जाता है, पागल हो जाता है। इसी प्रकार की संकल्पना, यानी मनुष्य को धन की ज़्यादा कमी भी ठीक नहीं है और ज़्यादा अगर धन है तो वो भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार की संकल्पना शायद इस दोहे के अंतर्गत बिहारी के दिखाई दी। अब नीति विषयक उनका दूसरा दोहा हम देखेंगे। शायद उन्होंने बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि होने के नाते उन्होंने उस दरबारी कवि के रूप में राजा जयसिंह को वो दोहा दरबार के अंतर्गत पेश किया था। वही दोहा नीति विषयक दोहा है और उसकी वजह से शायद राजा जयसिंह की आंखें खुल गई थी। इसी प्रकार की एक जनमत प्रचलित है और उसी जनमत के अनुसार वो दोहा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हिसो बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हिसो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे में बिहारी ने महाराजा जयसिंह के प्रति अन्योक्ति के रूप में प्रकट किया हुआ उपदेश है। महाराजा जयसिंह के प्रति अन्योक्ति के रूप में प्रकटित किया हुआ उपदेश इस दोहे के अंतर्गत झलकता हुआ दिखाई देता है। इसमें इस दोहे के अंतर्गत नहीं पराग, पराग यानी यौवन, पराग का अर्थ यहीं पे यौवन के रूप में लिया जाता है। नहीं पराग, यहाँ पे अभी यौवन का रंग नहीं है, उसमें अभी मधुर मकरंद भी नहीं है और न ही उसके अंगों का पूरी तरह से विकास हुआ है। अभी तो वह निरी कली है, अभी तो वह निरी कली है। नहीं पराग, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। इस पहले पंक्ति का अर्थ यहीं पे सीधी तरह से यह बतलाया जाता है। पराग अर्थात यौवन का रंग, अभी उसमें यौवन का रंग भी भरा हुआ नहीं है। अभी वो मधुर मधु से मकरंद युक्त भी नहीं है। अभी शायद वह अपने पूरे अंगों से विकसित हुई नहीं है, यानी अभी वह नीरी कली है, नीरी कली है। हे भ्रमर रूपी महाराजा जयसिंह, आगे बिहारी कहते हैं, हे भ्रमर रूपी महाराजा जयसिंह, यदि तुम अपना कर्तव्य और राज्य कार्य भूलकर अभी से इसी में तल्लीन होते रहोगे तो आगे चलकर जब इसमें पराग तथा मधुर मधु का विकास होगा, अर्थात यौवन आने पर अंग प्रत्यंग विकसित हो जाएंगे, तब आपकी क्या दशा होगी। यानी यहीं पे कवि बिहारी ने राजा जयसिंह को अन्योक्तिपरक उपदेश इस दोहे के अंतर्गत दिया हुआ दिखाई देता है
कि अभी उनकी नवोड़ा पत्नी पूरी तरह से यौवन के अंतर्गत नहीं है, उसमें मधुर मकरंद भरा हुआ भी नहीं है, और उसको लेकर तो हमेशा के लिए राजकाज का कामकाज छोड़कर उसी के शयन ग्रह में तू बैठता है। इसी प्रकार की कोई संकल्पना शायद इस दोहे के अंतर्गत बिहारी ने व्यक्त की है, और राजा को उपदेश देकर शायद राजा की आंखें खोलने का काम इस दोहे के द्वारा हो चुका है। तीसरा दोहा नीति विषयक। अति अगाधु अति अवथरो नदी कूपू सरू बाई सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। लेकिन नीति विषयक जो तीसरा दोहा है, इस तीसरे दोहे के अंतर्गत वे कहते हैं कि अति अगाधु अति अथरो नदी कूपू सुरु सॉरी एक मिनट, ठीक से दोहा फिर से पढ़ लेता हूं मैं। अति अगाधु अति अवथरो नदी कूप सरु बाई सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। किसी मनुष्य के लिए वही वस्तु वही व्यक्ति बड़ा है जिससे कि उसका काम निकल जाए, यानी पूरा हो जाए। काम निकलने पर उसके लिए बड़ा व्यक्ति और बड़ी वस्तु किसी भी काम की नहीं है, यानी जब काम है तभी उस वस्तु का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार की संकल्पना शायद इस दोहे के अंतर्गत बिहारी ने व्यक्त की है। काम निकलने पर उसके लिए बड़ा व्यक्ति और बड़ी वस्तु किस काम की नहीं। नदी कूप तालाब और वापी चाहे कुछ भी हो, और चाहे अथाह जल से भरा हुआ हो अथवा छिछली हो, अर्थात उसमें बहुत कम जल हो, परंतु प्यासे की प्यास बुझ जाए तो उसके लिए वो वस्तु सागर है। उसके लिए वो वस्तु सागर है, यानी छोटे से छोटे व्यक्ति के द्वारा भी अगर आपका काम हो सकता है तो वह आपके लिए भगवान है। इसी प्रकार की संकल्पना शायद इस दोहे के अंतर्गत उसने बतलाई है। नदी कूप सरु वाप है, सागर है, नदी है या कुआं है, इससे कोई लेन देन नहीं है। जिस वक्त उस प्यासे की प्यास बुझाने का काम हो सकता है तो उसके लिए वह सागर के समान है, इन्फिनिटी है, अनंत है। यही विचारधारा शायद उनके इस दोहे के अंतर्गत दिखाई देती है। उसके लिए वो सागर भी व्यर्थ है, उसके लिए वह सागर भी व्यर्थ है जिस वक्त उसे प्यास नहीं है, उसकी प्यास बुझाता नहीं है, जहाँ उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। इसी प्रकार यदि बड़े आदमी से उसका कोई काम नहीं हो जाता तो छोटे आदमी से काम निकल जाए तो उसके लिए वो छोटा आदमी तक ये सागर के समान है। ये विचार शायद इस दोहे के अंतर्गत बिहारी ने व्यक्त किया है। और एक अंत में दोहा। दुस्सह दुराज प्रजानी को क्यों न बड़े दुख धुंध अधिक अधरो जंग करो मिली मावस रवि चंद्र। दो प्रचक प्रतापी राजाओं की प्रजा के लिए दुख का क्षण, यानी दो राजाओं के, दो चाकों के पार्टी के अंतर्गत पीसती हुई प्रजा यहीं पे इस दोहे के अंतर्गत नजर आने लगी है। दुस्सह ने दोनों सहयोगी राजाओं के द्वारा दुराज प्रजानी ने दोनों राजाओं के बीच में पीसती हुई जनता को क्यों न बड़े दुख धुंध, दोनों के अंतर्गत यातनाओं को सह लेते हुए व्यक्ति, अर्थात दो राजाओं वाली प्रजा दुख और द्वंद्वों में पीसकर कष्ट हो रही है, पीसकर चकनाचूर हो रही है। दूसरी पंक्ति के अंतर्गत वे कहते हैं अधिक अधरो जग करो मिली मावस रवि चंद्र। देखो अमावस्या को सूर्य और चंद्र मिलकर एक राशि पर आ जाते हैं। अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्र मिलकर एक ही राशि पर अधिकार करके जगत को अन्य तिथियों की अपेक्षा अधिक अंधकार में बना देते हैं। उसी प्रकार से दो राजा एक जगह पर आकर
या उसी प्रकार से दो राजाओं की दबाव के अंतर्गत या उन राजाओं के प्रेशर के अंतर्गत जनता अगर पीसती हुई दिखाई देती है, दुख और दर्द को लेकर या दुखों के द्वंद्व के अंतर्गत खुद को पीसते हुए नजर आती है, तो शायद वह प्रजा या वह राजे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वेदना पूरी तरह से उन्हीं दो व्यक्तियों को है, उन्हीं प्रजाओं को है, और प्रजाओं को होने की वजह से शायद यहीं पे इस दोहे के अंतर्गत मनुष्य ने किस प्रकार से प्रभाव डालना चाहिए, इसी प्रकार के संकल्पना या इसी प्रकार के विचार शायद इस दोहे के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे बिहारी के दोहे समाप्त होते हैं।